हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे प्रकाश यानी कि लाइट वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल जो गोलीय दर्पण और अपवर्तन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके पहले भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और आज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के आगे। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। बोला है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब सॉरी क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है हमसे कि अवतल दर्पण का उपयोग करके हमें प्रतिबिंब बनाना है। कैसा? सीधा। उपयोग करके हमें इसका सीधा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे परिसर पूछा है क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो हमसे बोला है अवतल दर्पण, तो ये आपका होता है। इसके फोकस दूरी की बात कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इसके फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये है। हमसे बोल रहा है इसमें कि सीधा प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब कैसा बनाना है? सीधा। और आप सभी को पता है कि केवल एक कंडीशन होती है जिसमें किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम कहते हैं कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होती है, वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में। केवल यही एक कंडीशन होती है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप फोकस दूरी बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। आप ये कहेंगे कि 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं पर भी रख दो, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। अब यहाँ पर हमसे इसमें ये बोला था कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा अथवा छोटा होगा, तो हम कहेंगे बड़ा होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, आगे की बात कर रहा है, इसमें बोला कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। चलिए बना देते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मान लीजिए वस्तु ये है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण गई इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से। ये कहाँ से गुजरती है? फोकस से। ये रहा। ठीक है, ये गुजरी। दूसरा आप यहाँ से भेज दीजिए, मतलब इसके ध्रुव से, तो जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर वापस भी जाएगी, मतलब इधर जाएगी। आप इसी को क्या करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। जब आगे आप बढ़ाएंगे तो ये कहीं इधर मिलेगा, तो आप देखेंगे तभी ये सीधा बनेगा। फोटो भले आपको थोड़ा सा ऐसा वैसा लग रहा हो, लेकिन आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक तरीके से मानिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा ही इसी तरीके से है, तो हमें आंसर भी इसी तरीके से देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट में कि किसी कार का अग्रद्वीप यानी हेडलाइट की बात कर रहा है, कि जो कार की हेडलाइट होती है, किसी वाहन की हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा दर्पण अपन यूज़ करते हैं? तो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है ना, जैसे मान लीजिए जो बल्ब होता है वो जलता है, तो उसको बटोरने के लिए, बटोरने का मतलब एक जगह करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमसे बोल रहा है कि किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, जो पाव दर्पण या पश्च दृश्य दर्पण, इसकी बात कर रहा है। तो जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के जो अपन साइड मिरर की बात कर रहे हैं, साइड मिरर
कौन से दर्पण का बना होता है, तो उत्तल दर्पण का बना होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ये उत्तल दर्पण का बना होता है? तो देखिए होता क्या है कि हमें मान लीजिए कि गाड़ी से हम जा रहे हैं, तो हमें जो कोई वस्तु पीछे आ रही है, कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, उसका आपको प्रतिबिंब सीधा दिखना चाहिए कि उल्टा दिखना चाहिए? तो आप कहेंगे कि सीधा दिखना चाहिए। और सीधा केवल और केवल हर केस में, आपकी गाड़ी आपके नज़दीक आ जाए या बहुत दूर हो, केवल एक ही दर्पण होता है जिसमें ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। तो इसी कारण हम वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। सौर भट्ठी की बात कर रहा है कि सौर भट्ठी में आप कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो देखिए सौर भट्ठी में हम अवतल दर्पण यूज़ करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है ना, उसको इकट्ठा करना होता है, मतलब एक जगह बटोरना। मान लीजिए कि पैनल के ऊपर जो भी लगा होगा उसमें बहुत सारी रेज आएंगी, लेकिन हमें उसको इकट्ठा बटोरना होता है, और बटोरने का केवल और केवल काम करता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है हमसे ये कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण का आवर्धन यानी कि m की वैल्यू +1 दे रखा है। अच्छा, +1 का क्या मतलब है? अब इस चीज़ को समझिए। आपको पता है कि m = होता है -v/u = HI/HO। आपको ये देख रहे हैं। अब आप खुद बताइए, चलिए इसको थोड़ी देर तक आप भूल जाइए। ये हमें पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। आप हमेशा वस्तु की गर्दन ऊपर रखेंगे। मान लीजिए अगर ये मिरर है, ये कोई दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण, तो आप तो ऊपर ही खड़े रहेंगे ना। तो ये आपका O, ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई कैसी रहेगी? पॉजिटिव। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव आए, m की वैल्यू पॉजिटिव यानी धनात्मक आए? तो आप कहेंगे कि HI की वैल्यू भी धनात्मक होनी चाहिए। मतलब HI का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी गर्दन ऊपर ही होनी चाहिए, आप यही बोलेंगे। तो ये गर्दन ऊपर हो, ये कब पॉसिबल होता है? तो हम कहेंगे कि ये अगर दर्पण आभासी हो, ये दर्पण अगर आभासी है यानी वर्चुअल है, तभी पॉसिबल होता है कि m की वैल्यू +1 आए। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि +1 का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। इसका यही मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। आभासी को अपन बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है। दूसरी बात यह है कि +1, m की वैल्यू +1 है, इसका मतलब हम बता रहे हैं कि प्रतिबिंब आभासी है। इसका एक और मतलब है कि प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। ठीक है, सीधा। सीधा को अपन बोलते हैं इरेक्ट, ये सीधा होगा। तीसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो जो वस्तु की दूरी है वही दूरी प्रतिबिंब की होगी, मतलब समान दूरी पर बनेंगे। वस्तु जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो समान दूरी पर बनेगा, इसका ये मतलब है। तो एक ही मतलब नहीं, आप कई मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर समतल दर्पण है और उसका m यानी कि आवर्धन अगर +1 है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और समान दूरी पर बनेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट दे रखा है हमसे, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज यानी कि आकार ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 14 है। दे रहा है कि प्रतिबिंब जो वस्तु है उसकी लंबाई 5 मीटर है,
यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की, इसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई, ये बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण है। तो अब देखिए उत्तल दर्पण आपको पता है कि ये होता है, वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है तो ये कहीं मतलब अगर वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या आपका कहीं ये होगा, फोकस ये होगा, तो F और ये R, ये C, इसको किससे दिखाते हैं, C से, और ये दूरी होती है R। आपको पता है कि ये होता है आपका F, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R/2, तो ये लिखेंगे 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब प्लस में कि माइनस में आप सभी को दिख रहा है कि ध्रुव ये है, तो इसके इधर जो भी दूरी लेते हैं कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि F की वैल्यू कितनी है, +15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, आगे समझिए। बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई वस्तु रखी है। ठीक है, तो इसे हम किससे दिखाते हैं, U से, और U की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इसके इधर होगा तो माइनस में, तो U की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए V इज इक्वल्स टू UF/U-F, ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले 1/V + 1/U इज इक्वल्स टू 1/F लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, U की वैल्यू आपको -20 दिख रही है, F की वैल्यू आपको 15 दिख रही है प्लस में, अपॉन U की वैल्यू -20, बीच में माइनस है तो माइनस, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू आप देख रहे हैं 15, तो ये रहा। इसे लेंगे तो ऊपर -20 × 15 ये बनेगा, अपॉन में 20 और 15 होगा 35, वो भी माइनस में। ठीक है, तो 5 × 15 और 5 × 7 35, माइनस से माइनस गया, ये 20 × 60, 60/7 ये आएगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर होगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60/7 सेंटीमीटर मीटर पर बनेगा। ठीक है, किधर बनेगा, तो आप कहेंगे इधर बनेगा, प्लस दिया है ना, ये कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब किधर बनेगा, इसके इधर। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इधर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात कर रहा है हमसे कि इसकी प्रकृति बताइए और साइज बताइए। जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये आभासी बनेगा, क्योंकि इसके इधर बन रहा है ना, दर्पण के इधर बन रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो कहेंगे कि आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। ये कहानी कुछ समझ में आई, आभासी और सीधा ये बनेगा। अब हम साइज की बात करते हैं, इसके आकार की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता है कि आकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम m से निकालेंगे, m = HI/HO बराबर -V/U ये होता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब इन्हीं दोनों में हमसे ये पूछ रहा है कि HI की वैल्यू क्या होगी। तो आप ना ये -V/U जो है इसमें इसको गुणा कर दीजिए इसका, तो ये आ जाएगा। यहाँ से HI बराबर आप लिखेंगे -V की वैल्यू कितनी आई है, 60/7, तो यहाँ पर रखेंगे 60/7 अपॉन U की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -20 है, तो रखेंगे -20 गुणे H की वैल्यू कितनी है, HO ये है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। आप 20 को, जो 20 लिखा गया है इसको आप लिख सकते हैं 20/1। ठीक है, बीच का बीच में और नीचे का ऊपर करेंगे,
तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एच आई बराबर ऊपर 60 गुणे ये एक ऊपर जाएगा कोई मतलब नहीं है 5 बटे में माइनस और माइनस प्लस 7 गुणे 20, तो 20 त्याई कितना आएगा 60, तो 3 पचे 15, तो एच आई बराबर आएगा 15 बटे में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी प्लस में आया है और प्लस में आया है इसीलिए हम क्या बोलेंगे सीधा। एच आई की वैल्यू भी किस में आई है प्लस में, इसीलिए हम क्या बोलेंगे सीधा। v की वैल्यू प्लस में आई है इसीलिए क्या बोलेंगे आभासी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज आप तो समझ ही रहे हैं कि अगर उत्तल दर्पण है इधर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा सीधा और आभासी। ठीक है, चलो देखिए इसके आगे भी आप काट पीट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही छोड़ देना है। आप आराम से घर पे बैठ के खूब इसको काटिएगा बढ़िया से। हाँ जी, चलिए जरा इसमें अब एनसीईआरटी का 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी कि वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हमसे बोलता है कि पर्दे को कहाँ रखें, तो आप ना सबसे पहले इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जानिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब आप प्रतिबिंब की स्थिति समझ जाएंगे तो पर्दा वहीं पे लगाना होता है। ठीक है, पर्दा वहीं लगाना होता है। चलिए जी, अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है सॉरी, इसमें ये हमसे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु है, मतलब बीम है, तो इसको OHO से दिखाते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर। आगे हमसे ये बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अच्छा, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी f, और ये f की वैल्यू दे रखी है फोकस दूरी, अरे ये f ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और आप बताइए कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा क्योंकि इससे इधर बाय साइड है इसीलिए माइनस में। ठीक है, बोल रहा है कि वस्तु जो रखी गई है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु तो इधर ही रखी जाएगी ना, तो इधर कहीं वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर? 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये माइनस में होगा क्योंकि इसके इधर है, तो u की वैल्यू आ जाएगी -27 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि पर्दा अपने को कहाँ रखना है, तो हम कहेंगे कि पर्दा वहीं रखाएगा जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि v की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगेन फॉर्मूला लिखिए, तो v इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F इज इक्वल्स टू, U की वैल्यू आप देख रहे हैं -27 है, F की वैल्यू -18 है, अपॉन में U की वैल्यू -27 माइनस F की वैल्यू -18 है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 गुणे 18 बटे में -27 माइनस माइनस प्लस 18, तो ये आ जाएगा 27 गुणे 18 बटे में, अब इसमें से ये घटाएंगे तो बनेगा -9, तो 9 तरीके 27 ये आएगा, 18 तिहाई 54, मतलब -54 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर बनेगा? -54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो -54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब इधर बनेगा। और इधर बनने का क्या मतलब है? इधर बनने का मतलब ये है कि अपने को पर्दा कहाँ रखना है?
हमके इसके मतलब दर्पण के बाएं साइड 54 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें पर्दा रखना है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की साइज हमसे पूछ रहा है। आपको पता चल गया कि V का कितना आएगा, -54 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की साइज बतानी है कि प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं m इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। आप ये लिखेंगे। HI निकालना है, इसका तो कोई मतलब अब ख़त्म, अब इन्हीं दोनों में रिलेशन बनाना होता है। HI इसको यहाँ भेज दीजिए -V/U इंटू HO। अब लाइए, -V की वैल्यू कितनी है, -54, तो माइनस, आपको पता है ना कि माइनस पहले से ही होता है इसमें, ये इंटू HO। अच्छा, अपॉन में आपको U दिया गया, U की वैल्यू -27 है। लीजिए, आपको HO दिया गया है, HO की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 27 दूनी कितना आएगा, 54, 27 दूनी 54, वो भी माइनस में। तो देखिए 2 सते कितना होगा, 14, वो भी -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो -14 सेंटीमीटर होगी, और इसका मतलब ये है कि इसके इधर बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो HI की वैल्यू आ गई है आपकी -54 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब जरा, ये तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्रांति कोण से संबंधित, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किए जाते हैं। बोल रहा है कि एक माध्यम के लिए वायु के सापेक्ष क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर आपने क्रांति कोण वाला पार्ट पढ़ लिया है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। हमसे ये बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि क्रांति कोण, जिसको IC से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। कितनी है, 45 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक बताइए क्या होगा। अगर आपको याद हो तो जो क्रांति कोण आता है, यानी कि हम लिखते कैसे हैं, अब वो देखिए। हम इसको लिखते हैं कि IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/n, या इसी को लिख सकते हैं साइन IC बराबर 1/n, ये लिख सकते हैं। जरा इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ भेजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन IC की वैल्यू 45 है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/n। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर 1/n, ये आएगा। इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजिए, तो 1 × n बराबर 1 × √2, यानी कि n बराबर आएगा √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होगा। ठीक है, अगर उस माध्यम में प्रकाश की किरण को हम 45 डिग्री पर डालते हैं, या थोड़ा सा 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा पर डालते हैं, तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझिए। बोल रहा है इसमें कि किसी माध्यम के प्रकाश का वेग वायु के वेग का आधा है। ठीक है, किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, जैसे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये माध्यम है कोई, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक आप n2 मान लीजिए, ये n1 मान लीजिए। ठीक है, और ये मान लीजिए कि वायु है, या कुछ भी मान लीजिए, वायु ही नहीं, आप n1 मान लीजिए। बोल रहा है यहाँ पर कि किसी माध्यम
माध्यम के प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु के वेग का आधा है। हमसे इसका मतलब कि माध्यम की बात कर रहा है, तो इसको n1 और n1 बराबर 1, क्योंकि वायु की बात हो रही है। प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग की अगर बात करेंगे तो प्रकाश का वेग यानी कि c केवल वायु में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें प्रकाश का वेग अगर c है तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग c/2 यानी कि आधा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि v की वैल्यू इसमें क्या है, c/2 है। आगे, यदि प्रकाश किरण इस माध्यम से वायु में प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले इस माध्यम का n निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि इसका अपवर्तनांक, यानी कि चलिए इसको v1 मान लीजिए, v1 की वैल्यू c है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि n = होता है c/v, ठीक है। लेकिन अब जरा यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस माध्यम का यानी n2/n2(1), इसका क्या मतलब है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष = n2/n1 आपको पता है कि ये क्या आता है, v1/v2। आपको अगर याद हो तो ये ऐसे ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें n2 निकालना है और n2 बराबर आएगा v1/v2 × n1, और n1 की वैल्यू हमने क्या माना है, n1 की वैल्यू हमने 1 माना है, तो 1। अब देखिए n2 = v1, और v1 का मतलब क्या है, c है, v1 का मतलब c, तो c, v2 का मतलब है c/2, तो c/2, c को आप लिखेंगे c/1 और इसको लिखेंगे c/2, बीच का बीच में और नीचे का ऊपर। तो n2 बराबर आ जाएगा c × 2, ये ऊपर जाएगा तो c × 2, 1 × c से c कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, यानी n2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो हम कहेंगे कि इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 2 है। कहानी को समझ में आ रही है। आगे ये बोल रहा है कि हमको ये बताइए कि अगर प्रकाश की किरण इस माध्यम से वायु की तरफ जाती है तो फिर इसका क्रांतिक कोण कितना होगा। आपको पता है कि किसी माध्यम की अगर बात करते हैं और वायु की बात करते हैं, या किसी विरल माध्यम की बात करते हैं और सघन माध्यम की बात करते हैं, तो अपवर्तनांक जो होता है वो सघन माध्यम का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्रांतिक कोण की बात कर रहा है, यानी कि sin IC बराबर 1/n, ये लिखेंगे। तो sin IC बराबर 1/n की जगह कितना होगा, 2, तो आप रखेंगे 2, ठीक है। तो 1/2 है, यानी कि sin IC की वैल्यू 1/2 है, तो IC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 30 डिग्री। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। IC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री, 30 अंश। बात समझ में आ रही है। तो क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए, 30 अंश। और इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं वो न्यूमेरिकल अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब मिलते हैं फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।